बात करेंगे अर्थराइटिस की बीमारी के हवाले से। अर्थराइटिस जिसको आम जुबान में गठिया कहा जाता है और बुजुर्ग जो है पंजाबी में इसको गैंठिया कहते हैं। और अक्सर ही आप लोगों ने हकीमों को ये लफ्ज इस्तेमाल करते बहुत देखा होगा। अक्सर बुजुर्गों में जोड़ों का जब दर्द होता है तो बुजुर्ग कह रहे होते हैं जी मुझे गैंठिया का मसला हो गया, जो पंजाबी अल्फाज में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्या ये बच्चों में भी मर्ज पाया जाता है? इसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है? इसके सिम्टम्स क्या हैं? और हमारे यहाँ क्या बड़ी तादाद में बच्चे मौजूद हैं जिनको ये मर्ज लग चुका है या वो इस मर्ज में मुब्तला है? यकीनन इस हवाले से बात करेंगे। और इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट आपको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी किस हद तक आपके लिए मौसर हो सकती है, यकीनन इस हवाले से हम बात करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ लाहौर के एचओडी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर आसिफ मियो साहब। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जैसे कि इसके 2-3 नाम हैं, पंजाबी में इसको गैंठिया कहा जाता है, जो बुजुर्ग अफराद अक्सर कह रहे होते हैं, गंठिया कहा जाता है, अर्थराइटिस है। ये क्या बेसिकली ये बीमारी है क्या? अगर मैं इसको चाहूं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर आम जुबान में इसको समझाना चाहे तो ये बीमारी क्या है? एक्चुअली ये होता ही है कि जैसे नाम से जाहिर है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये गंठिया जिसको हम बोलते हैं, ये इन्फ्लेमेशन है जॉइंट्स की जी। और इसमें इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होती है या इसमें ये होता है कि जॉइंट्स की डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो आम अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन है जी। और ये जो है ना बच्चों में भी जोड़ों में सोजिश हो जाना, सोजिश, इन्फ्लेमेशन या सोजिश, जोड़ों की जो सोजिश है इसको ही हम गंठिया या आर्थराइटिस बोलते हैं। ये 2-3 तरह का हो सकता है, मतलब फॉर एग्जांपल या डिजेनरेटिव आर्थराइटिस हो सकता है या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो सकता है। ठीक है। तो अगर अब देखें, अगर हम एज के एस्पेक्ट से देखें तो जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये 40 ईयर्स के बाद डेवलप होना स्टार्ट होता है और ये विद प्रोसेस है। और अगर हम बात करते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो ये जवानों में भी होता है, 18 से लेकर 40-50 साल की उम्र में हो सकता है और ये विद इन डेज या मंथ डेवलप हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये कोई प्रोग्रेसिव है, कोई 5-6 सालों में डेवलप होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि ये विद इन मंथ डेवलप हो जाता है। समटाइम ये मोरसी भी होता है, मतलब पेरेंट्स से आपकी जो औलाद में ट्रांसफर होता है, तो जवानों को भी हो सकता है। मतलब इसके लिए ऐसा नहीं है कि 2-3 साल लगेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आते कोई एक स्टेज आएगा, उसके बाद आपको ये सोजिश होना शुरू होगी, पेन होना शुरू होगी, फिर आपको पता चलेगा कि आपको ये मसला हो गया। मतलब ये 1 मंथ में भी हो सकता है। एक चीज तो डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दी कि ये जरूरी नहीं कि बड़े एज के लोगों में हो, ये बच्चों में भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, क्या रीजन है जब अगर स्टार्ट करें बच्चों से, बच्चों में किस वजह से होता है, क्या रीजन है इसकी होने की? रीजन क्या है? अगर हम बच्चों की बात करते हैं, मतलब बच्चों से मुराद ये है कि 18 से लेकर 25-30 साल के लोगों में, मतलब जवानों में, यंग लोगों होता है, यंग पर्संस में, तो बेसिकली तो ये है कि एक जीन है, उसकी म्यूटेशन हो जाती है, HBLA27 है, जिसमें म्यूटेशन डेवलप होती है और ये पेरेंट्स से औलाद में ट्रांसफर होती है। तो अगर ये रिसेसिव है, अगर फॉर एग्जांपल ये अगर प्रोमिनेंट हो जाती है तो ये डेवलप हो जाती है और विद इन 1 मंथ 2 मंथ्स ये डेवलप हो जाती है और जोड़ों में सोजन आना स्टार्ट हो जाती है। खास तौर पे जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, जैसे उंगलियों के जॉइंट्स हैं, जो है ना, इनमें डेवलप हो जाती है। और इसमें लाजमी नहीं है कि दोनों हाथों में डेवलप हो, दोनों पाँव में डेवलप हो, तो एक साइड पे भी डेवलप हो सकती है, यूनिलैटरल भी हो सकती है। ठीक है, डेफिनेटली हो जाती है। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब बताइएगा इसके सिम्टम्स क्या हैं? जैसे आपने बताया सोजिश हो जाती है, लेकिन एक आम इंसान जो है उसको कैसे पता चलेगा? उसको तो ये लगना शुरू हो जाएगा शायद मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, थकावट हो गई है, जोड़ों में दर्द इसलिए हो रहा है, या मेरी डाइट ठीक नहीं है, या मैं वॉक नहीं कर रहा, या मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा। 3-4 चीजें जो हम फौरन से सोच लेते हैं, क्योंकि हम बहुत जल्द बीमारी का नहीं सोचते अनटिल अनलेस जब तक हम डॉक्टर के पास ना जाए, लास्ट स्टेज पे ना पहुंच जाए, जब हालात ज्यादा खराब ना हो जाए, तब तक हम डॉक्टर पे तो जाते ही नहीं है ना। हम खुद से ही वो तुक्के लगाना शुरू कर देते, मुझे ये मसला हो गया होगा, पेन किलर ले लीजिए। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स देखें ना, सबसे पहले तो आपके, अगर हम स्मॉल जॉइंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इन्फ्लेमेशन डेवलप होगी। ठीक है। आपकी जो रेंज ऑफ मूवमेंट है, जैसे आपकी रिस्ट की मूवमेंट है, ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, कम मूव कर सकेगा, मूवमेंट करने से पेन होगी। दूसरा ये है कि जब सुबह उठेंगे तो मॉर्निंग स्टिफनेस होगी, जो आधा घंटा तक जो है ना जो रह सकती है, आधा घंटे के बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद सबसाइड कर जाती है। और डेली बेसिस पे अगर देखते हैं, सुबह उठे हैं, सुबह उंगलियों में सोजन है या जोड़ों में सोजन मौजूद है और आधे घंटे के बाद खुद ब खुद सबसाइड करे, तो डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए कि आपको आर्थराइटिस डेवलप हो गया। ठीक है, मतलब ये 3-4 सिम्टम्स हैं जिनसे आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, किस तरह से महफूज बनाया जा सकता है बच्चों को, अगर आपके पेरेंट्स में, आपके ग्रैंडफादर में या मदर में ये चीज अगर है, और आप अपने आप को किस तरह से इस बीमारी से बचा सकते हैं? अच्छा, एक तो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये मोरोसी है और जीन्स की वजह से हो रही, तो ये डेवलप होगी, इसको आप रोक नहीं सकते डेवलप होने से। लेकिन कितने % चांसेस होते हैं? मतलब ये है कि अब इसकी रेशियो बहुत कम है, लेकिन होता ये है कि इसमें 2 टीमें काम करती हैं, फिजियोथेरेपिस्ट और रोमेटोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है। जो रोमेटोलॉजिस्ट हैं वो डेफिनेटली इसको मेडिसिन देंगे, जिसकी वजह से जो इनकी एपिसोड होने की चांसेस है वो कम है। एग्जांपल, ये 2 फेजेज में हम इसको डिफाइन करते हैं कि एक्टिव फेज है या ये नॉन एक्टिव फेज है।
एक्टिव फेज के अंदर तो डेफिनेटली पेशेंट को बहुत स्टिफनेस फील होगी, बहुत पेन होगा और मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी। वो अगर फॉर एग्जांपल 1 महीने या 2 महीने एक्टिव फेज रही है तो उसके बाद नॉन एक्टिव फेज भी आती है। वो नॉन एक्टिव फेज वो टाइम है जिसके अंदर आप फिजिकल थेरेपी से रब्ता कर सकते हैं, अपनी मूवमेंट कर सकते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि नॉन एक्टिव फेज को प्रोलॉन्ग किया जाए, कि वो एक्टिव फेज दोबारा ना आए। तो उसमें यह है कि फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है, जिसमें वो आपको जो है ना मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस हम गाइड करते हैं, मुख्तलिफ तरीके अडॉप्ट करने को कहते हैं, जिसकी वजह से जो है ना आपको इस बीमारी से बचा जा सकता है। ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेटर कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया 3-4 सिम्टम्स हैं, ये थोड़े नॉर्मल जो जोड़ों में दर्द होता है एज की वजह से या फिर डाइट अच्छी ना होने की वजह से, एक्सरसाइज ना करने से, एक ही जगह पे बैठने की वजह से, मुसलसल काम करने की वजह से भी अक्सर हो जाता है। तो कैसे वाज़ेह तौर पे फर्क पता चलेगा ये एक नॉर्मल जोड़ों का दर्द, जो कि नॉर्मल वो भी नहीं होता, उसको भी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर पे जाना जरूरी होता है, उसमें और आर्थराइटिक्स जो पेन है इसमें कैसे फर्क पता चल सकता है? तो ये है कि 2 तरह का है। हम पहले इसको समझ लेते हैं। एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ठीक है, 2 तरह का है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये जवानों में होता है, ये मोरूसी होता है, पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हो सकता है और ये विद इन मंथ्स डेवलप हो जाता है। मतलब इसके लिए सडनली कोई ऐसी कॉज नहीं है कि हम ये कहें नहीं जी हमने ये किया था उसकी वजह से, तो ये विद इन मंथ्स जो है ना ये डेवलप हो जाता है। दूसरा है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये एज के साथ है, ये डीजनरेटिव है, हमारी डाइट अच्छी ना होने की वजह से। मतलब ये है कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है विद एज के साथ। 45 के बाद ये चांसेस ज्यादा होते हैं अगर आपकी डाइट अच्छी। 40 to 50 के बाद ये चांसेस होते हैं कि जो है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाए, लेकिन ये सालों में डेवलप होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, वक्त के साथ साथ। जी, वक्त के साथ साथ डेवलप होता है। ये एक तो ये होता है कि आपका अगर डाइट अच्छी नहीं है, डाइट में कैल्शियम लेवल कम है, अगर आप फास्फोरस कम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सब्जियां कम इस्तेमाल करते हैं, दूध नहीं इस्तेमाल करते, अंडे इस्तेमाल नहीं करते, तो ये जो डेवलप होने के चांसेस ये होते हैं कि जल्दी डेवलप हो जाते हैं 40 एज में, 35 टू। लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी है तो 50 के बाद, 60 के बाद ये डेवलप होना स्टार्ट होता है। ये डिजनरेशन है, मतलब इसको आलमोस्ट बाद में ये कहते हैं कि हड्डियों के कोने निकल आते हैं, हड्डियां जो हैं, जोड़ जो बनता है, कार्टिलेज घिसना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये है कि इसके सिम्टम्स शुरू में आना शुरू होते हैं, मतलब क्रैक जो आपके साउंड्स आना शुरू हो जाते हैं, क्रैपिटस साउंड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो पहले से पता लगना शुरू हो जाता है कि अब जो है ना ये फेज स्टार्ट हो गई है, तो अभी हम एक्सरसाइजेस कर लेंगे तो इसको रोका जा सकता है। सही, ठीक है। लेकिन जब डेवलप होना शुरू हो गया तो फिर ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने की जरूरत होती है। एक दफा जो डिजनरेशन डेवलप हो गई तो फिर वो हील अप नहीं होती। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ पेन होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं आम जुबान में इसलिए लोगों को समझाना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि आप ही इसको डिटेल में इसलिए बताएं ताकि समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आप ज्यादा काम करते हैं, आपकी हेक्टिक रूटीन होगी, आपको दर्द होना शुरू हो जाता है, एक वो दर्द होता है। एक दर्द, क्या ये वो दर्द है जो मुसलसल रहता है, कुछ अरसे तक रहता है, फॉर एग्जाम्पल 3 दिन 4 दिन 5 दिन रहेगा, या पूरे दिन में एक बार होगा और उसके बाद अगर पेन किलर या थोड़ा आप रेस्ट करते हैं तो ठीक हो जाएगा, ये मुसलसल रहता है ये वाला पेन? एक तो ये है कि आप जो बात कर रही हैं कि हम बैठे रहे हैं बहुत देर तक या हम लोग बहुत काम करते रहे, तो उसकी वजह से जो पेन डेवलप हो रहा है वो फटीग की वजह से। हाँ, फटीग की वजह से। ठीक है, आर्थराइटिस नहीं है, वो ठीक हो जाता है ना रेस्ट करने से। हाँ, तो ये पेन कितनी देर तक रहता है? कुछ मसल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे 2 तरह के ग्रुप हैं मसल्स के हमारी बॉडी में। वो मसल्स हैं जो प्रोन टू टाइटनेस है, या वो मसल्स जो प्रोन टू वीकनेस है। तो होता ही है जो प्रोन टू टाइटनेस मसल्स है उनको हम ज्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं, और प्रोन टू जो वीकनेस मसल्स उनको हम यूज नहीं करते। ठीक है। तो जो टाइटनेस मसल है वो डेफिनेटली पेन काज करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम उसको प्रॉपर एक्सरसाइजेस करें, हम अब काम के दौरान बीच में ब्रेक लें, तो उस पेन से बचा जा सकता है, वो आर्थराइटिस नहीं है। लेकिन एक चीज और भी है, फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड। अगर हम हमारी खुराक के अंदर अगर हम प्रोटीन इंटेक ज्यादा ले रहे हैं और यूरिक एसिड ज्यादा शुरू हो गया, अगर यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से भी सेम ऐसा पेन फील होता है जैसे हमें आर्थराइटिस डेवलप हो गया है, तो इसको गाउट बोलते हैं। तो डेफिनेटली अगर पेशेंट को पेन है और पेशेंट रात को सोया हुआ है और सडनली वो कहता है कि मेरे जो पाँव का घुटना है, पाँव का जो अंगूठा है, और उसमें इतना सीवियर पेन हो रहा है जैसे किसी कोई सांप काट गया या कोई जहरीला जानवर काट गया, तो इस तरह का सीवियर सडनली पेन स्टार्ट होता है, तो वो गाउट है बेसिकली। तो वो उसमें आपने जरूर चेक कराना होता है कि यूरिक एसिड तो नहीं इंक्रीज कर गया। अगर यूरिक एसिड 7 से क्रॉस कर गया तो डेफिनेटली चांसेस है कि वो यूरिक एसिड की वजह से जो है ना आपको पेन डेवलप हो सकता है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बच्चों में बढ़ती हुई तादाद इस मर्ज की क्या वजह है? क्यों हमारे जो बच्चे हैं वो ज्यादा मुब्तला हो रहे हैं इस मर्ज में? जी बिल्कुल ऐसे है कि जो जनरेशन है उसमें आर्थराइटिस के चांसेस जो है ना ज्यादा हैं। इसकी 2 वजह हो सकती हैं जी। एक तो ये है कि हमारी जब एज, इंसान जब ग्रो कर रहा होता है, 3 से 5 साल की जो टाइम होता है उसमें बच्चा जो होता है ना तेजी से कद निकालता है जी। दूसरी फेज वो होती है जो 15 से लेकर 18 साल तक की जो उम्र है, उसके जो बच्चा है ना वो अपनी हाइट जो है ना वो इंक्रीज करता है। तो पहली जो फेज है उसमें तो बच्चा चलता फिरता है, दौड़ता रहता है, हर चीज एक्टिविटीज करता है, तो उसमें इतना वो जो है ना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन
जो 15 से 18 साल वाली एज है वो ये है जब इंसान मैट्रिक या FSC के अंदर होता है तो पढ़ाई का स्ट्रेस ज़्यादा होता है, फिजिकल एक्टिविटी सारी बंद कर देते हैं, तो बोन्स ग्रो कर रही होती हैं, उसके साथ मसल उसी तरह से ग्रो नहीं कर पाते, तो मसल शॉर्ट रह जाते हैं। जब मसल शॉर्ट रह जाते हैं तो वो बोन्स पे अपना इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से इरोजन होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, मतलब वो हड्डियों के घिसने के, हड्डियों के कोने निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से। तो आज की जो जनरेशन है, जो मोबाइल फ़ोन यूज़र ज़्यादा है, जो लैपटॉप यूज़र ज़्यादा है, जिसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम है, तो उनमें डेफिनेटली चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है हमारे यहाँ बच्चों में ज़्यादा तादाद में ये मर्ज मौजूद हैं और बच्चे ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ उनकी बहुत कम है, आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम है। कुछ लोगों को कुछ बच्चों को स्टडी का प्रेशर है, कुछ लोग वैसे ही थोड़े लेजी होते हैं, वो लोग नहीं पाए जाते। इंडोर एक्टिविटीज़ लाइक जैसे फ़ोन वगैरह ज़्यादा यूज़ कर लिया, गेम्स वगैरह खेल लिए, तो वो ज़्यादा इसमें मसरूफ़ रहते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, अपने बच्चों को हमेशा आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़रूर लेके जाइए, ग्राउंड्स में ज़रूर लेके जाइए, वॉक में ज़रूर लेके जाइए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके बच्चों की बॉन्ड्स ही स्ट्रांग नहीं है तो आगे आगे कैसे काम कर सकते हैं, मुस्तकबिल उनका कितना ब्राइट होगा, आप खुद सोच लीजिए। डॉक्टर साहब, इसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे आपने एजड लोगों की बात की कि वो वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ वो बीमारी लग रही होती है आपको, तो क्या उस वक्त भी फिजियोथेरेपी जो है वो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है? जी बिल्कुल, इसमें ऐसे है कि जैसे रोमेटोलॉजी आर्थराइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसमें यह है कि ये तो डेफिनेटली हमने कहा कि रोमेटोलॉजी के साथ मिलकर हम काम करते हैं। एक्टिव फेस के अंदर हम उससे कहते हैं कि कंप्रेशन रखे, आइसिंग करे, अपनी स्वेलिंग कम करे, जितनी स्वेलिंग कम होती जाएगी डेफिनेटली मूवमेंट करना आसान हो जाएगी। एक तो ये है कि ये तो यंग पर्सन में, लेकिन जो आप बात कर रही है कि एज के साथ होता ये है कि ये इंसान को पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि डेफिनेटली जॉइंट में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जो है ना इसमें क्रेपिटस साउंड, जैसे हम अल्फाज में कहते हैं कड़ाके निकल रहे हैं जॉइंट से, मूवमेंट करते हैं तो कड़ाके, जब आप बैठते हैं बाकायदा आवाज आती है, पाँव से आती है, शोल्डर से आती है, तो ये उसमें होता ही है कि आपने डेफिनेटली अपने थेरेपिस्ट से जो है ना अपने रुजू करना है। उसमें वो जो है आपको प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान बना के देगा, ताकि कुछ मसल्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा टाइट हो गए, उनकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, कुछ मसल्स ऐसे हैं जो वीक हो गए, उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं। तो उनको जिस तरह आप डेली सुबह उठते हैं और डेली उठ के आप सब टूथपेस्ट करते हैं, और डेफिनेटली टीथ की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप पेस्ट करना बंद कर दें तो डेफिनेटली जो कीड़ा जो है दांतों को लगना था 10-15 साल के बाद वो फ़ौरन आपको लग जाएगा। तो इस तरह सिमिलरली ऐसा ही है कि एक्सरसाइजेस आपने पार्ट का बनाना है, तो उसमें ये है कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के डेवलप होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेटर हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें डाइट का क्या रोल है? अगर आप एजड हैं तो भी डाइट का क्या रोल है, और अगर यंग बच्चे हैं उनमें भी ये स्टार्ट है और आपको पता चल रहा है, सिम्टम से आपको अंदाजा हो रहा है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और आप उस तरह से एक्टिव नहीं है एज कम्पेयर टू अदर किड्स जो साथ बच्चे आपके पढ़ रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो डाइट का क्या रोल है? पेरेंट्स को डाइट पे कितना फोकस करना चाहिए बच्चों के? कैल्शियम इंटेक, कैल्शियम जो है ना वो बेसिकली हमारी बोन्स का एक मेजर पार्ट है। बोन्स की स्ट्रेंथ के अंदर कैल्शियम का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर कैल्शियम हमारी बॉडी में किसी वजह से कम हो जाती है, तो ब्लड के अंदर एक कैल्शियम है जिसमें मसल्स की जो मूवमेंट है वो कैल्शियम की वजह से है। तो होता ही है कि अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो वो बोन से कैल्शियम निकालना शुरू कर देता है और बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो डेफिनेटली दूध जो है वो एक मेजर पार्ट है, जो अंडे हैं वो कैल्शियम डेफिनेटली हमें प्रोवाइड करता है। दूसरा है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी भी बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली होता है, लेकिन वो सोया हुआ होता है। तो जो सुबह सूरज की जो किरणें हैं वो बेसिकली उसको एक्टिवेट करती हैं, और जब वो एक्टिवेट करती हैं तो फिर हम विटामिन डी जो है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये एक्सटर्नल मेडिसिन मौजूद है जिसे विटामिन डी हम जो है ना इंटेक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत ही डिटेल में आपने इस मर्ज के हवाले से हमें बताया, और स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी डाइट का खास ख्याल रखें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी का खास ख्याल रखें, आउटडोर एक्टिविटी का खास ख्याल रखें, और डाइट का पेरेंट्स को भी चाहिए डाइट का खास ख्याल रखें। जो बच्चे आपके इंटेक कर रहे हैं, जूसेस ले रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए, वो उसके लिए कितने फ़ायदेमंद है कितने नहीं, क्योंकि आजकल हम जंक फूड वगैरह ज़्यादा खा रहे होते हैं, हम हेल्दी फूड नहीं इस्तेमाल कर रहे होते। उसके बाद न सिर्फ ये जोड़ों का दर्द, इसके अलावा भी बहुत से मसाइल हमें यंग एज में फेस करने पड़ते हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ।